Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। अब बात करते हैं इंश्योरेंस की। तो देखिए, इंश्योरेंस वैसे तो एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हर एक इंसान के पास, इन्वेस्टर के पास होना चाहिए, क्योंकि मेरा मानना ऐसा है कि भगवान जब दुख देता है ना किसी को, तो जिनके पास इंश्योरेंस नहीं होता उनको ज्यादा दुख देता है ना, ऐसा मानना है मेरा। तो इंश्योरेंस सबके पास होना चाहिए। अब इंश्योरेंस तो बहुत सारी तरह का होता है, हेल्थ इंश्योरेंस होता है, टर्म इंश्योरेंस होता है, लाइफ इंश्योरेंस होता है, बहुत सारी तरह का नॉर्मल जनरल इंश्योरेंस होता है। अब मैं यहां पर जिस इंश्योरेंस की बात कर रहा हूं ना, ये टर्म इंश्योरेंस भी हो सकता है, जिसमें लाइफ के अगेंस्ट में आपको सेफ्टी भी मिलती है और इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट भी मिलता है। क्योंकि देखिए, इंश्योरेंस आज के समय में ना एक बहुत कम्पिटिटिव प्रोडक्ट हो गया है, इसे बेचना बड़ा मुश्किल होता है। तो बहुत सारी कंपनीज क्या करती हैं, इसको थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाने के लिए ना, इसमें इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट का थोड़ा सा कंपोनेंट डाल दिया है। मैं इसे अभी भी इन्वेस्टमेंट का कंपोनेंट नहीं मानता हूं। मैं मानता हूं कि हर एक इंसान को सेफ्टी के लिए इंश्योरेंस की जरूरत होती है और उसके पास होना चाहिए। मैं इसके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा आपसे। अब मैं बात करूंगा रियल एस्टेट की। तो आप जानते हैं कि रियल एस्टेट एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमारे जो बड़े लोग हैं, जो हमसे ज़्यादा समझदार हैं, हमें हमेशा सलाह देते हैं कि आपके पास एक घर होना चाहिए और एक इन्वेस्टमेंट के लिए एक एडिशनल घर होना चाहिए। ठीक है, आप अपने अगर पेरेंट्स से पूछेंगे कि आपके पास 50 लाख 1 करोड़ रुपया है तो अब आपको क्या करना चाहिए, तो आपके पेरेंट्स डेफिनेटली यही बोलेंगे, बेटा घर ले लो, बेटा प्लॉट ले लो, बेटा दुकान ले लो, बेटा कुछ और ले लो, पर लो रियल एस्टेट। क्योंकि ये जितने भी जो हमारे बड़े लोग हैं, ये सभी लोग ना रियल एस्टेट को एक सेफ एसेट क्लास मानते हैं। और ऐसा नहीं है कि मैं इसे अनसेफ मानता हूं, बिल्कुल ठीक है, अपनी चॉइस हो सकती है, जरूरत हो सकती है, और जरूर सबके पास एक घर तो होना चाहिए। पर अब सवाल यहां पर यह आता है कि घर खरीदने के लिए ना 2-4 लाख रुपए नहीं होने चाहिए, एक बड़ा कॉर्पस चाहिए आपको घर खरीदने के लिए। तो सबका एक सपना होता है कि मेरा अपना खुद का घर हो, पर पूरे बहुत कम लोग कर पाते हैं क्योंकि पैसा बड़ा चाहिए। तो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट को ना हम 4 रूप में देखते हैं। आपने मकान लिया, प्लॉट लिया, दुकान लिया, फ्लैट लिया, सारे रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट है। यहाँ पे बड़ा पैसा चाहिए, पर सच्चाई भी ये है कि एक बार अगर आपने घर खरीद लिया ना, अच्छी जगह पे खरीद लिया, तो आपका पैसा 10 गुना 10 साल में भी हो जाता है। आप एग्जाम्पल के लिए यमुना एक्सप्रेस वे पे ले सकते हैं, आप द्वारका एक्सप्रेस वे पे ले सकते हैं। आप देखते हैं कि कितना यहाँ पे प्रॉपर्टी का बूम हुआ है, और जो चीज़ें शायद 5 साल पहले 1 करोड़ में आती थी, आज 5 करोड़ की हैं। तो रियल एस्टेट में बड़ा पैसा फॉर श्योर चाहिए, पर बड़ा पैसा बनता भी यहाँ पे है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। अब बात करते हैं क्रिप्टो की। तो देखो, ये जो क्रिप्टो है ना, इसे कहा जाता है वर्चुअल करेंसी, यानी कि जो एग्जिस्ट नहीं करती हैं, केवल इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपको नजर आती है, उनको कहा जाता है क्रिप्टो करेंसी। कई सरकारें दुनिया की इसको एक्सेप्ट कर चुकी हैं, लीगल टेंडर मानती हैं, मोड ऑफ एक्सचेंज के रूप में आप यहां पर इसे यूज कर सकते हो एडिशनल करेंसी के तौर पर। पर अगर मैं इंडियन गवर्नमेंट की बात करूं, तो हमारी इंडियन गवर्नमेंट इसे ना लीगल मानती है ना इलीगल मानती है। यानी आप यूज कर सकते हैं करने के लिए, देश में चला नहीं सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं, पर उस पर आपको 40% कैपिटल गेन टैक्स देना होता है। अब मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करूंगा, ठीक है, कि अच्छी है, बुरी है, क्या है, क्या नहीं है, ये रिसर्च का मैटर है, और मुझे लगता है कि सब अपना अच्छा बुरा समझते हैं, पर बहुत रिस्की होता है, ये मैं ज़रूर बोल सकता हूँ। अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड की। तो देखिए, म्यूचुअल फंड एक ऐसा प्रोडक्ट होता है जिसमें 2 तरह के लोग इन्वेस्ट करते हैं। पहला वो, नमस्कार दोस्तों, क्या आप स्टॉक मार्केट में शुरुआत करने का सोच रहे हैं और क्या आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए, तो मैं आपको एक ऐसा कोर्स सजेस्ट करने जा रहा हूं जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। और मैं बात कर रहा हूं NIFM का एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स की, जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। जी हां, आपने सही सुना, NIFM आपके लिए लेके आया है एक ऐसा शानदार कोर्स जो आपको बताएगा कि किस तरह से आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुली पैसा कमा सकते हैं। और ये कोर्स है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर।
एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स आपको हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मार्केट की बारीकियों के बारे में जानकारी देता है और ये सभी जानकारियां आपको इस मार्केट में पैसा कमाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होती हैं। तो इस कोर्स को करने के बाद आप मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर और सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। जिनको अपना टैक्स बचाना होता है, आपको पता है ना एटीसी में एक जो इन्वेस्टमेंट है 1.5 लाख तक की, अभी ओल्ड रिजीम की मैं बात कर रहा हूं, तो अगर आप 1.5 लाख तक का टैक्स बचाना चाहते हैं तो आप जो इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम्स होती हैं वहां पर आप पैसा डालते हैं 1.5 लाख रुपए, तो आपको वो टैक्स बेनिफिट मिल जाता है। अब दूसरे तरह के लोग होते हैं जो मार्केट के साथ साथ तो चलना चाहते हैं पर उनके पास टाइम या नॉलेज की कमी होने की वजह से वो अपना इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए म्यूचुअल फंड एक अच्छा तरीका है जहां पर वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब मैं आपको समझाता हूं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट एक्चुअली कैसा होता है। देखो, सबसे पहले ऐसा समझ लेना कि इंडिया के अंदर ना बहुत सारी स्कीम्स हैं म्यूचुअल फंड की जो चलाई जा रही हैं, मोर देन 800 स्कीम्स। अब 800 स्कीम्स में बहुत सारी कंपनियां जो है काम कर रही है। मैं एक एग्जांपल के तौर पर आपको बताता हूं। एक बैंक है जिसका नाम है एचडीएफसी बैंक। अब ये जो एचडीएफसी बैंक है इसका एक म्यूचुअल फंड है, ठीक है। अब एचडीएफसी बैंक का जो म्यूचुअल फंड है बहुत सारी स्कीम्स के साथ चलाया जाता है। मैं एग्जांपल के तौर पर समझता हूं कि एक XYZ स्कीम की हम बात कर लेते हैं। तो XYZ एक म्यूचुअल फंड है। अब ये जो फंड है इसका कॉर्पस है, मैं हाइपोथेटिकली समझा रहा हूं आपको, मेरे पास फिगर नहीं है, मैं ऐसे नॉर्मली बता रहा हूं। 10,000 करोड़ का ये फंड है, ठीक है। तो ये 10,000 करोड़ को हम बोलेंगे अंडर असेट मैनेजमेंट, ठीक है। AUM बोला जाता है इसको, असेट अंडर मैनेजमेंट। यानी कितने हजार करोड़ का ये कॉर्पस है? 10,000 करोड़ का। ये किसके पास है? HDFC बैंक के पास। ये 10,000 करोड़ कैसे आए? आप लोगों से आए, आप लोगों ने यहां पर पैसा डाला। अब ये जो 10,000 करोड़ है ना, इसको मैनेज कौन करेगा पता है? HDFC की एक इन हाउस कंपनी होगी जो असेट मैनेजमेंट कंपनी होगी, ठीक है। तो उसका नाम मान लेते हैं HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी। अब वो इस 10,000 करोड़ को इन्वेस्ट करेगी। आपने क्या खरीदा इससे? म्यूचुअल फंड ना। इसने क्या बेचा है आपको? म्यूचुअल फंड। तो जब म्यूचुअल फंड एक इन्वेस्टर खरीदता है ना, तो उसको मिलती है यूनिट्स। जैसे आप शेयर्स खरीदते हैं ना, तो इन्वेस्टर यूनिट्स बाय करता है। अब मान लेते हैं एक यूनिट है 100 रुपए की, तो आपने टोटल डाले, मान लेते हैं आपने इन्वेस्टमेंट किया 1,000 रुपए। 1,000 रुपए आपने इन्वेस्ट किए और जो यूनिट थी कितने रुपए की थी? 100 रुपए की ना। तो ये जो 100 रुपए है इसे बोला जाता है नेट एसेट वैल्यू, ठीक है। इसे क्या बोला जाता है? नेट एसेट वैल्यू। और ये जो 1,000 रुपए है ना, ये आपने टोटल मंथली SIP की है, यानी सिस्टमेटिकली इन्वेस्टमेंट प्लानिंग हर महीने कर रहे हैं आप। तो आपको कितनी यूनिट मिलेगी? शाबाश, 10 यूनिट्स आपने खरीद ली। अब ये 10 यूनिट्स, इसकी जो NAV है ना बढ़कर हो जाती है, मान लेते हैं 200 रुपए 5 साल में, 10 साल में, जब भी। तो आपका पैसा कितना हो गया? डबल हो गया ना। तो अब ये जो 10 यूनिट्स है इसकी वैल्यू हो गई 2,000 रुपीज, क्योंकि अब इसकी जो यूनिट की वैल्यू है वो 200 रुपए की NAV हो गई। अब इस तरह से जो है ना म्यूचुअल फंड काम करता है। आ रही मेरी बात समझ में? कई म्यूचुअल फंड होते हैं जिनमें लॉक इन होता है और कई होते हैं जिनमें आप फ्रीली एग्जिट कर सकते हैं। अब जब म्यूचुअल फंड आप खरीदेंगे तो म्यूचुअल फंड को क्या देंगे? फीस देंगे, ठीक है। मैनेजमेंट फीस कहा जाता है उसको। चलिए, समझ में आ रहा है? बेसिकली जितने भी लोग नौकरी करते हैं ना, सब इस प्रोडक्ट से वाकिफ है। क्या होता है कि आपका कुछ पैसा आपका जो एम्प्लॉयर है वो काटता है आपकी सैलरी में से। ये पावर ऑफ नंबर थ्योरी इतनी बेहतरीन थ्योरी है कि इसे करने के बाद आप एक अलग अनुभव करेंगे और आपको लगेगा कि शायद इसी चीज की आपको तलाश थी। बहुत सालों की ट्रेडिंग के बाद, इन्वेस्टिंग के बाद आपको शायद ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत थी जो मार्केट में आपको वो कॉन्फिडेंस दे पाए, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप रोज पैसा कमा पाए और जितना आप चाहें उतना पैसा कमा पाए। तो हमारी ये जो पावर ऑफ नंबर थ्योरी है, ये आपको आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए है
और आप देखेंगे कि इस थ्योरी को करने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी जो एक्यूरेसी है, आपकी जो क्षमताएं हैं मार्केट से पैसा कमाने की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। और आप देखेंगे कि जो आपने आज से पहले अनुभव नहीं किया था अपनी ट्रेडिंग के दौरान या इन्वेस्टमेंट के दौरान, आप इतना बेहतर अनुभव करेंगे इस कोर्स को करने के बाद। और कई कंपनीज में ऐसा सिस्टम होता है कि जितना पैसा आपका कटेगा उतना ही पैसा एम्प्लॉयर की तरफ से कटेगा, और जब आप रिटायर होंगे तो आपको मिलेगा। रिटायरमेंट से पहले 10 साल का, अगर मैं गलत नहीं हूं तो एक लॉक इन होता है, 10 साल के बाद आप निकाल सकते हैं। कई केसेस में ये 5 साल भी होता है। ठीक है, अब यहां पर नॉर्मली तकरीबन 0.9% का जो इंटरेस्ट है वो आपको दिया जाता है, और वन ऑफ बेस्ट प्रोडक्ट है। मुझे ऐसा लगता है जो नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए जरूर ये बड़ा अच्छा प्रोडक्ट है, और यहां पर पैसा जरूर डालना चाहिए। अब हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं स्टॉक मार्केट को, तो इसके बारे में तो मैं पूरा कोर्स में ही चर्चा करता रहूंगा, तो अभी इसके बारे में मैं कुछ ज्यादा नहीं बोलूंगा आपको। अब कुछ पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट है यहाँ पे मैंने आपको बताए, इसके बारे में किसी का कोई सवाल है, कोई डाउट है, आप लोग सवाल पूछ सकते हैं। बताइए किसी का कोई सवाल है तो। ऑल क्लियर, सबको क्लियर है? हाँ जी बोलिए। ओके, गोल्ड ETF चाहते हैं आप मैं एक्सप्लेन करूं? तो देखिए, मैंने जैसा कि बताया कि गोल्ड ETF जो है ना, इसका मतलब होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। अब ये किसी पर्टिकुलर कंपनी का हो सकता है। एग्जांपल के तौर पर मान लेते हैं HDFC बैंक है, HDFC बैंक का एक ETF है, और यहां पर इसकी कीमत मान लेते हैं, हाइपोथेटिकली मान रहा हूं मैं ऐसा, है ना, 1 यूनिट खरीदोगे तो 100 रुपए की ये मिलेगी। ठीक है, अब ये जो ETF है ये म्यूचुअल फंड कंपनीज द्वारा लॉन्च किया जाता है। अब जो म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं वो ETF को लॉन्च करती हैं और ETF में अपना इन्वेस्टमेंट करती हैं। यानी ETF एक ऐसा प्रोडक्ट होता है जहां पर केवल और केवल एक ही प्रोडक्ट में सारा पैसा लगाया जाता है। अब अगर ये सिल्वर ETF है तो पैसा कहां जाएगा? अगर गोल्ड ETF है तो पैसा कहां जाएगा? अब ETF की अच्छाई ये होती है कि आप छोटी छोटी यूनिट भी खरीद सकते हैं। सपोज करो आपके पास 500 रुपए हैं, आप 500 रुपए का ETF ले लीजिए। 500 रुपए का गोल्ड तो आप नहीं ले पाएंगे ना, पर ETF तो ले पाएंगे। तो आप ETF में छोटा कॉर्पस भी डाल सकते हैं, ये फायदा होता है, और इसे शेयर्स की तरह होल्ड कर सकते हैं जब तक आप करना चाहें, और जब पैसा बढ़ जाए तो आप अपना पैसा बुक भी कर सकते हैं। इसको खरीदना बेचना बहुत आसान होता है। ठीक है, ये शेयर की तरह ट्रेड किया जाता है, तो इसी को कहते हैं ETF। और बताइए कोई जानकारी चाहिए तो। इंट्राडे में भी कर सकते हैं ETF को? हाँ कर सकते हैं। SIP का मतलब होता है, देखो SIP का मतलब है सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। अब मान लो तुम कुछ नौकरी करते हो, बिजनेस करते हो, एंड हर महीने तुम 5,000 रुपए की सेविंग करते हो। अब ये 5,000 रुपए अपनी घर की अलमीरा में रख दोगे तो 5 के 10 तो नहीं होंगे, तो तुम क्या चाहोगे कि ये 5,000 रुपए को मैं ग्रो करूं, किसी तरह से बढ़ाऊं, है ना, ताकि भविष्य में जब महंगाई बढ़े तो तुम वो सारी चीजें खरीद पाओ जो तुम खरीदना चाहते हो। ऐसा ही तो हम सोचते हैं। तो हम इस 5,000 रुपए का क्या करेंगे? हम इस 5,000 रुपए को इन्वेस्टमेंट करेंगे किसी भी एसेट क्लास में। तुमको अच्छा लगता है इक्विटी में इन्वेस्ट करना, तुम कर सकते हो। तुमको अच्छा लगता है गोल्ड खरीदना, गोल्ड खरीद सकते हो। अब हर महीने अगर तुम 5,000 रुपए किसी एसेट क्लास में डालते हो तो इसी को SIP कहा जाता है। ठीक है,